नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों, आरआईएल क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं इसके बारे में आपसे बात करने क्यों जा रहा हूं। हमने इस टॉपिक को क्यों चुना? तो, तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब ये है कि अगर आप जो भारत का सबसे बड़ा जो अ, स्टॉक मार्केट है कि जो इंडेक्सेज हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी, उसमें सबसे बड़ा जो वेटेज है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चलेगा तो निफ्टी चलेगा, और अगर ये नहीं चलेगा तो निफ्टी नहीं गिरेगा, निफ्टी नहीं चलेगा। तो यही वजह है कि अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे तो निफ्टी में जो गिरावट आई है वो काफी हद तक इस वजह से आई है कि रिलायंस के शेयरों की भी जबरदस्त पिटाई हुई है और ये 22% गिर गया है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो आरआईएल का जो मार्केट कैप है, यानी बाजार पूंजीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, उसमें $50 बिलियन की कमी देखने को मिली है और ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिलायंस के शेयर काफी गिर गए हैं और ये अब ये इसमें वैल्यू दिख रही है आपको, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे उसके बाद ही आप ऐसा कोई निर्णय लेंगे। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले रिलायंस के जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। तो रिलायंस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी सबसे बड़ा जो प्रॉफिट उसको आता है, वो है रिलायंस डिजिटल सर्विसेज से, जो जियो टेलीकॉम पे डिपेंड करता है। रिलायंस के टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 38.6% है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो भागीदारी है वो है रिलायंस रिटेल की, जो, माफ कीजिएगा, उसके बाद जो भागीदारी है सबसे ज्यादा वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस की, जिस जो प्रॉफिटेबिलिटी में लगभग 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। रिलायंस रिटेल जो इसका इतना बड़ा सेगमेंट है, प्रॉफिट में उसकी भागीदारी 14% है, यानी 14% है, और यह लगातार बढ़ रहा है। वहीं जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है वो 12.6% का कंट्रीब्यूशन करता है। अब यहां पर आप इस आंकड़े को जब देखेंगे तो एक बड़ी सी विचित्र बात है जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। यह है कि रिलायंस का जो ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस है, उसका रेवेन्यू में योगदान तो 51% है, नहीं, लगभग जो आधा रेवेन्यू आरआईएल ग्रुप का आता है वो इसके O2C बिजनेस की वजह से आता है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो इसकी हिस्सेदारी है वो सिर्फ 1/3 से भी कम है। तो ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जिन जिन सेगमेंट से रिलायंस को रेवेन्यू ज्यादा आता है, प्रॉफिटेबिलिटी उससे ज्यादा नहीं आता। तो यही वजह है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आरआईएल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो उसका ग्रोथ है वो इस बात पे काफी डिपेंड करेगा कि रिलायंस डिजिटल सर्विसेज कैसा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इस ग्रुप के भीतर जो लाभप्रदता है उसमें जियो टेलीकॉम का जो हिस्सा है सबसे बड़ा है। तो आइए सबसे पहले हम जियो पर ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक बात याद दिलाना होगा, हम सबको पिछले साल जुलाई में अनंत अंबानी जी की जो शादी हुई थी उसके बारे में याद होगा। उस शादी के बाद दोस्तों, रिलायंस ग्रुप ने दो फैसले लिए थे।
पहला तो ये कि जो जियो टेलीकॉम है उसके टैरिफ में 25% की भारी बढ़ोतरी की गई थी। और दूसरा फैसला था रिलायंस रिटेल से, वहां से 42,000 लोगों की छटनी की गई थी। अब ये दोनों जो खबरें थी, इन दोनों खबरों का थोड़ा सा जब डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो आने वाले जो संकट थे, ये उसके बहुत बड़े संकेत थे। तो सबसे पहले हम जियो टेलीकॉम के बारे में बात करते हैं। जियो ने जब 25% की बढ़ोतरी की तो उसको उम्मीद थी कि उसके चूंकि कंज्यूमर्स उसके सर्विसेज के आदी हो चुके थे, तो वो इस भारी भरकम बढ़ोतरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिछले 3 महीने के भीतर भीतर जियो के 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने उसका दामन छोड़ करके प्रतिद्वंदी कंपनियों का दामन पकड़ लिया। और इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ, वो फायदा हुआ बीएसएनएल को। अब यहां पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला। जो जियो की जो सर्विसेज हैं वो 5G टेलीकॉम, वो 5G बेस्ड है, लेकिन जो बीएसएनएल ने अभी तक अपनी 5G सर्विसेज लॉन्च ही नहीं की हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो जो यूजर्स भागे हैं जियो से, वो उन्होंने बीएसएनएल के 4G सर्विसेज को अडॉप्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इसमें जो भारत का जो यूजर है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है। तो उसने इस बात को, इस जो भारी भरकम जो खर्च में भारी भरकम जो बढ़ोतरी की, उसको उसने जरा भी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम थोड़ी सी कमतर स्पीड वाली सर्विसेज ही यूज कर लेंगे, लेकिन कम से कम प्राइसेस तो रीजनेबल हो। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा। और जो ये, अगर एक भी सब्सक्राइबर अगर भागता है जियो से, तो रिलायंस को करीब 200 रुपए का नुकसान होता है, जो उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सब्सक्राइबर जब बदलते हैं या भागते हैं, ये जो नुकसान होता है वो परमानेंट नुकसान होता है, क्योंकि जो यूजर्स हैं वो हर महीने रिचार्ज करवाते हैं, और जब जब रिचार्ज करवाते हैं तो उसको एक रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। और यही तो एक टेलीकॉम कंपनी का फायदा है कि शुरुआती दौर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफी पैसा खर्च करती है, लेकिन एक बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फाइबर नेटवर्क हो गया, जो टावर हो गया, अगर वो सेट हो जाता है, तो उसके बाद उसको कुछ नहीं करना होता है, उसके पास रिकरिंग रेवेन्यू आता रहता है। लेकिन इस बार जो उसके यूजर्स थे, वो इस बढ़ोतरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अब इतना ही नहीं, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना घटी पॉलिसी लेवल पे। ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो देश में टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसने एक निर्णय दिया। उसने कहा कि आज के तारीख में ये जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, कॉल और डेटा दोनों के लिए मिक्स टैरिफ प्लान्स लाते हैं, जो सही नहीं है। अगर किसी यूजर को सिर्फ डेटा चाहिए तो सिर्फ डेटा लेगा, उसको कॉलिंग क्यों लेना है? अगर उसको सिर्फ अगर कॉलिंग लेना है तो उसको कॉल और डेटा क्यों चाहिए, वो डेटा क्यों लेगा? और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के तारीख में ये जितने भी टेलीकॉम के जो यूजर्स हैं, हम सब आप, हर कोई 2 सिम रखता है। अब ऐसे में बहुत सारे हम ऐसे लोग होंगे जो एक सिम को सिर्फ डेटा के लिए यूज करना चाहते हो, और दूसरा सिम जो है वो कॉलिंग के लिए यूज करना चाहते हो। तो ऐसे में वो कॉलिंग का या डेटा का, जिसकी भी उसकी आवश्यकता हो, उसका एक बेसिक प्लान ले लेगा। लेकिन जैसे आप मुझे देख लीजिए, मेरे पास एक जियो का सिम है और एक एयरटेल का सिम है। अब मुझे मजबूरी में दोनों का ही 299 रुपए का रिचार्ज करवाना पड़ता है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अगर
कि कोई टेलीकॉम प्रोवाइडर अगर 99 रुपए की सर्विस देता सिर्फ कॉलिंग के लिए, तो मैं कॉलिंग के लिए उसको एक्सेप्ट करता, तो मेरे 100 रुपए बचते। तो ट्राई के इस निर्देश के बाद जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको इस तरह के प्लान्स लाने पड़ेंगे, और निश्चित रूप से इससे जियो की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, जो अब अगला सेगमेंट है वो है रिलायंस रिटेल। अगर आप रिलायंस रिटेल को भी अगर थोड़ा ग्रैनुलर लेवल पे देखेंगे, यानी इसके अंदर भी कई सारे सब सेगमेंट्स हैं। जैसे सबसे बड़ा जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो आती है वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो रिलायंस रिटेल की प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 44% का योगदान देता है। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है वो है ग्रोसरी का, जो 37.20% का योगदान देता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है फैशन एंड लाइफस्टाइल, जो 19.50% का कंट्रीब्यूशन देता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है रिलायंस को, वो आ रही है ग्रोसरी और फैशन एंड लाइफस्टाइल में। ग्रोसरी सेगमेंट में उसको ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी जो क्विक कॉमर्स की कंपनीज हैं उनसे कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, और इससे वो जियो मार्ट compete नहीं कर पा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी जो कंपनियां हैं उनका जो पूरा सप्लाई चेन और जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिजाइंड है जो काफी स्पीडी सर्विस देता है और हाईली एफिशिएंट है। ये जो ब्लिंकिट है वो और जेप्टो है वो हाई डिमांड एरियाज में अपने डार्क स्टोर्स के थ्रू ऑपरेट करते हैं, और जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो इतनी फास्ट होती है कि प्रत्येक कर्मचारी को ऑर्डर आने के बाद 2 मिनट से ज्यादा उसको पैकिंग में नहीं लगाना है। लेकिन फिलहाल जो रिलायंस रिटेल के जो कर्मचारी हैं, अगर दावा तो करते हैं कि वो 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट के अंदर वो डिलीवर कर देंगे, लेकिन वो ना तो इतनी फास्ट पैकिंग कर पाते हैं, ना ही प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि रिलायंस के जो फिलहाल जो सुपरमार्केट के स्टोर्स है, रिलायंस उसी को ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए इस्तेमाल करती है। और अगर आप उन स्टोर्स का डिजाइन देखेंगे तो वो कई मंजिलों वाले होते हैं। तो अगर आपको सपोज करो कि जो प्रोडक्ट है, जैसे शू का ऑर्डर आता है या ग्रोसरी का ऑर्डर आता है, अगर वो थर्ड फ्लोर पे है तो आपको जाकर के थर्ड फ्लोर पे उसको लेना पड़ेगा। तो आप किस तरीके से 10 मिनट के भीतर या 20 मिनट के भीतर आप डिलीवरी कर पाएंगे? तो ये जो फिलहाल का जो अभी रिलायंस सुपरमार्ट स्टोर्स हैं उनका जो डिजाइन है वो क्विक कॉमर्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। और इतनी जल्दी, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में स्टोर्स हैं, 18,000 से ज्यादा रिलायंस के स्टोर्स हैं, जिसमें 3,000 स्टोर्स को वो आप ये मान के चलो कि वो ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल करती है। तो आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी ये उन स्टोर्स के डिजाइन को चेंज कर देगी? क्योंकि एक स्टोर के ऑपरेशन पर, उसके मेंटेनेंस पर और उसको बनाने में इतना बड़ा खर्चा आता है। तो ये एक जो चैलेंज है रिलायंस के सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आते हैं फैशन एंड लाइफस्टाइल पे। फैशन और लाइफस्टाइल में जो रिलायंस रिटेल में जो उस सेगमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, फ्लैट 1% का ग्रोथ हुआ है। तो आप कहेंगे इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा ये है कि इसकी जो कॉम्पिटिटर है ट्रेंट, ट्रेंट का जो जूडियो है वो एनुअल बेसिस पर 100% से ज्यादा के रेट से ग्रोथ कर रहा है, जो अपने आप में अविश्वसनीय है। तो जब आपका कॉम्पिटिटर इतने फास्ट रेट से ग्रो कर रहा हो उसी सेगमेंट में, और आप 1% के रेट से ग्रो कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बहुत भारी गड़बड़ है। हालांकि वो एजियो के थ्रू इस गैप को पाटने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस हद तक कामयाब हो पाती है। तो दोस्तों, रिलायंस रिटेल का तो समझ में आ गया। अब रिलायंस का जो
तीसरा जो बड़ा सेगमेंट है, मैं आपको अलग-अलग करके नहीं बताऊँगा। जो रिलायंस का O2C सेगमेंट है और जो इसका ऑयल एंड नेचुरल गैस सेगमेंट है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है। जो डॉलर के मुकाबले जो रूपी की कीमत गिर रही है, उसकी वजह से जो तेल का इंपोर्ट है, वो तेल का इंपोर्ट काफ़ी महँगा हो गया है और जो रिफाइनिंग का जो मार्जिन है, वो घट गया है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि रिलायंस के O2C बिज़नेस में जो रिफाइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिटेबिलिटी में, वो 76% है। तो इसका 76% जो सेगमेंट है, वो उसका जो मार्जिन है वो घट गया है। और जब से ट्रंप की सरकार बनी है और भारत के इकोनॉमी में जो स्लम्प आ रहा है, जो कंजम्पशन में गिरावट आ रही है, उसके चलते रूपी में जो गिरावट है ये रुक नहीं रही है। माफ कीजिएगा। आने वाले समय में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रुपये की ये गिरावट जारी रहेगी। ये हो सकता है कि 90 रुपए 95 रुपए तक भी चला जाए और 100 रुपए भी टच कर जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित रूप से रिलायंस के जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है और जो इसका ऑयल एंड नेचुरल जो इसका O2C बिजनेस है, उस पर, उसके प्रॉफिटेबिलिटी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। दोस्तों, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि रिलायंस के जो एनर्जी सेक्टर में जो नए इनिशिएटिव्स हैं, जैसे जो अपनी वो गीगा फैक्ट्री बना रही है सोलर सोलर पैनल्स की, उसमें भी डिलेज हो रहे हैं। वो डिलेज इसलिए हो रहे हैं कि उस कंपनी को ये उम्मीद थी कि रिलायंस कंपनी का जो O2C सेगमेंट है, जब वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो उसके पैसे को वो री इन्वेस्ट करेगी जो उसके न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स है, जैसे वो हाइड्रोजन वाला जो उसका प्रोजेक्ट है और जो सोलर सोलर पैनल के पूरे जो सप्लाई चेन का जो प्रोजेक्ट है, उसमें वो इन्वेस्ट करेगी। उसके लिए अब उसके पास पैसे कम पड़ गए हैं। इस वजह से जो उसकी गीगा फैक्ट्री थी, जो 2025 के मार्च तक ऑपरेशनल हो जानी थी, उसमें भी डिले हो रहा है और अब यह 2025 के लगभग लगभग आखिर तक ही ये हो पाएगा। इसके वजह से ये हो रहा है कि जो कैपिटल का डिप्लॉयमेंट होना था, उसमें भी डिले हो रहा है और कॉस्ट ऑफ जो ऑपरेशंस था वो भी बढ़ गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में कि रिलायंस जो ये चैलेंजेज है, उन चैलेंजेज से किस प्रकार निपटता है। लेकिन इतना तो आपको ये साफ हो गया होगा कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये जितने भी चैलेंजेज हैं, वो आसान नहीं है। वो ऐसे नहीं है कि आप उसको एक क्वार्टर में आप उसको दूर कर लें। जैसे रुपये के ही गिरने का मामला हो, ये जब तक रुपये में गिरावट नहीं रुकेगी तो रिफाइनिंग का बिजनेस नहीं सुधरेगा। कंपनी अपने लेवल पर क्या कर लेगी? उसके बाद जिस तरीके से ये क्विक कॉमर्स अब इसकी चैलेंज कर रहे हैं, तो उसको भी compete कर पाना रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्विक कॉमर्स तो अपने उनका जो फंडामेंटल नेचर है वो स्पीड और एफिशिएंसी है, लेकिन रिलायंस रिटेल उस तरीके से डिजाइन नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि उनसे compete करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब जियो टेलीकॉम को ही ले ले। जियो टेलीकॉम का के लिए इस बार रिलायंस की जो योजना है कि वो इस साल उसका आईपीओ लाएगी। अब ये अगर आईपीओ लाती है तो निश्चित रूप से अगले 2 क्वार्टर्स के भीतर-भीतर उसमें जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है, उसको वापिस लाना आवश्यक होगा। अदरवाइज़ वो इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर पाएँगे? तो मेरा ये कहना है कि आप रिलायंस के शेयरों को एक्यूमुलेट करने के बजाय आप ज़रा ध्यान दीजिए कि जो इसके डिजिटल सर्विसेज हैं, डिजिटल सर्विसेज में खास तौर पे जो जियो टेलीकॉम है, जियो टेलीकॉम में सब्सक्राइबर्स का ग्रोथ रेट कैसा है? वो डेटा को ज़रा आप चेक कीजिए।
अगर उसके सब्सक्राइबर्स की ग्रोथ रेट जो है अगर वो गिरनी शुरू हो जाती, माफ कीजिएगा, अगर उसके सब्सक्राइबर्स में जो गिरावट का दौर है वो समाप्त हो जाता है और फिर से अगर उसके जो यूजर्स हैं उसकी संख्या अगर बढ़ने लगती है तो ये एक पॉजिटिव संकेत होगा। और अगर डिजिटल सर्विसेज में उसके यूजर्स वापिस लौटते हैं तो निश्चित रूप से पूरे रिलायंस ग्रुप की प्रॉफिटेबिलिटी को ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। तो आप ये पहला संकेत होगा जब आप रिलायंस के शेयरों को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा, अगर रुपए में गिरावट थम जाती है, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही रुक जाए, तो भी ये एक अच्छा संकेत होगा। और तीसरा, ये देखना आवश्यक होगा कि एजियो जो है, एजियो किस प्रकार से जुडियो को चैलेंज कर पाता है। तो ये 2-3 सेगमेंट्स का जो डेटा है, जो यही लीवर्स हैं रिलायंस ग्रुप के, इन लीवर्स को अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे रिलायंस ग्रुप के मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अब आप तो इतना समझ ही गए होंगे कि इस तरह के वीडियोज को बनाने में काफी रिसर्च, टाइम और मेहनत खर्च होता है। तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ही कि आप हमारा जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। माफ कीजिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर हमारा ये वीडियो और विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आने वाले वक्त में हम इस तरह के काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियोज लेकर के आएंगे जो आपको अन्यत्र किसी भी चैनल पे नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।